टू आरपी एकेडमी। तो आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से हम लोग यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का बेसिकली हमारा ऑलरेडी पूरा सीरीज स्टार्ट हो चुका था और आज हम लोग क्या है, हमारा 2 जुलाई है और इसी के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। अब आप लोगों को डेट देखकर कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बेसिकली 1 जुलाई की रात तक जो भी करंट अफेयर्स हमारे होते हैं वो हम कवर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक दिन लेट ही ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर आपको सुबह में मिलता है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज के साथ में। तो पहली न्यूज हमारी किसके बारे में है, एक रिपोर्ट आई है ZET अडॉप्शन के ऊपर इन इंडिया और इसका इम्पैक्ट क्या है एमिशन एंड एनर्जी के ऊपर। तो इन दोनों चीजों के ऊपर हमारे पास में एक रिपोर्ट आई है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं ZET क्या है, तो ये हो गया आपका जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से यहाँ पर हम अपनी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो सबसे पहले तो ऑफ इंडिया, तो इसे क्या बोल देंगे, PSA, राइट। तो यहाँ से आपको ये रिपोर्ट मिलती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की, तो एक तो एनालिसिस की गई है इंडिया के मीडियम हैवी ड्यूटी ट्रक की, इंडिया के मीडियम एंड हैवी ड्यूटी ट्रक सेक्टर की, और इसके अलावा इसका ट्रांजिशन कैसा जा रहा है बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तरफ एंड प्राइमरी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो अब हमारी कोशिश क्या है कि जो बैटरीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक की तरफ हमारी कितनी ग्रोथ हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो M&HDT जो सेक्टर है हमारा कौन सा है, मीडियम एंड हैवी ड्यूटी ट्रक, राइट। तो यहाँ पर 70% इंडिया का फ्राइट लॉजिस्टिक इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप रोड पर जाते हो तो आप देखते हो ना ट्रक्स वगैरह जा रहे होते हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही है। इसके बाद में ये जो सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अबाउट 40% ऑफ द कंट्रीज फ्यूल कंजम्पशन एंड एमिशन। जो हमारी कंट्री है इसका 40% जो फ्यूल कंजम्पशन और एमिशन होता है वो इसी सेक्टर के थ्रू हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हमारे इस सेक्टर को हम काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आगे अगर बात की जाए तो एक काफी क्रूशियल रोल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इसकी वजह से देखना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देखो, पंजाब से आपने देखा होगा तमिलनाडु तक भी आपके ट्रक्स जा रहे होते हैं सामान डिलीवर करने के लिए। तो केवल ट्रक्स के अलावा ऐसा है कि हम लोग रेलवे से भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बट रेलवेज का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार ना गुड्स खराब हो जाते हैं, एंड ट्रक ट्रांसपोर्टेशन भी हमें काफी अच्छे से देखने के लिए मिलता है। अब करेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई चल रही है। कल भी मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर न्यूज करवाई थी। तो यहाँ पर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी वजह से बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक्स जो हैं वो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि जीरो एमिशन ट्रांजिशन की तरफ जाएं इन द नियर टू मिड टर्म, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि भाई हमारी यहाँ पर क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपर्ट इन डेप्थ इनपुट्स जो हैं वो हमें लेने होंगे फ्रॉम ट्रक इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। अब देखो, यहाँ पर आपके पास में ट्रक इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं जो कि इस सेक्टर में काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसे लोगों के, ऐसे एक्सपर्ट्स का इनपुट लेना है, उनकी क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस रही है, क्या चीजें उन्हें लगती हैं, वो सारी चीजें हमें यूज करनी है। और यहाँ पर इसके बाद में बोला है कि यूज करना है हिस्टोरिकल डेटा, पुराना डेटा जो है सियाम से, वाहन पोर्टल से, MORTH से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ये आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ PNG से, इसके अलावा MOP से और अदर गवर्नमेंट सोर्सेज से। अब अगर मैं बात करूं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेक होल्डर इंटरव्यूज भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। आते हैं अब हमारे नेक्स्ट इस पर कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट क्या है यहाँ पर बैटरी एनर्जी इसके लिए। तो अगर हम बात करें बैटरी एनर्जीज के लिए, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बाय मिड सेंचुरी, और मेजर सेविंग हमें फ्यूल कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑप्टिमाइजेशन में देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा बूस्ट टवर्ड्स इंडियाज कमिटमेंट टू नेट जीरो बाय 2070। तो इंडिया यहाँ पर नेट जीरो एमिशन की
तरफ जाना चाहता है 2070 तक, तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं हमारे, उनको हम यहाँ पर अपना जो फ्यूल कंजम्पशन है कम कर दें, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, ठीक है, उसको भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, ताकि हमें मेजर सेविंग्स देखने के लिए मिले। अब आती है बात क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस किए गए हैं। तो यहाँ पर अर्ली स्टेज इंटरवेंशन की बात की गई है, जिसमें कि अडॉप्शन होगा एनहांस्ड फिस्कल इंसेंटिव्स का। यहाँ पर बेटर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद में स्पेशलाइज्ड बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक्स जो है हमारे, उनको हम टेलर करेंगे कि किस तरह के केसेस में हम इन्हें यूज कर रहे हैं। अब कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हैं, है ना, कुछ यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 2-3 घंटे की दूरी तक ही सामान भेजते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इनको कस्टमाइज करेंगे। इसके अलावा रोबस्ट और वाइड स्प्रेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में ना, आज के टाइम में आप बाहर जाओगे तो आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि चार्जिंग स्टेशन तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, कोई भी बिजनेस शुरू कर दे, तो देखो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है ना, चार्जिंग स्टेशन लोग शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तो इंडिया में बिल्कुल भी सिविक सेंस अच्छा नहीं है इस टाइम पर, ठीक है, लोग अपनी ड्यूटीज नहीं समझते हैं अच्छे से। दूसरा, यहाँ पर इसको लगाने की कॉस्ट ज्यादा है, और इससे जो पैसा मिलेगा उनको वो कम मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी ना कहीं हमें चार्जिंग स्टेशन का भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं विजन की। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमें करना है फ्राइट ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम को हम कहीं ना कहीं क्लीनर और एनर्जी एफिशिएंट सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, अगर हम इसे इलेक्ट्रीफाई कर पाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बैटरी एनर्जी ट्रक्स यूज करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर वाइडर ZET अडॉप्शन अगर हम चाहते हैं, तो क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और एयर क्वालिटी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। इवन आपने देखा होगा कुछ ट्रक में तो बहुत गंदा धुआं निकल रहा होता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी खराब है, तो वो सारी चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी। अगर हम बात करें रिपोर्ट की यूटिलिटी की, तो अब ये पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को हेल्प करेगा कि भाई क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली कि बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है ये। थोड़ा सा यहाँ पर ना हमें देखना पड़ेगा, जो लोग एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, कि भाई एक्चुअली हमें अभी कार्स भी हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे। ट्रक तो बहुत बड़ी चीज है, कि भाई कार भी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्यों नहीं आ पा रही है। तो वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम इग्नोर कर रहे हैं ना, वो अगर हमने ध्यान से देखे तो हम शायद इसके पास ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बट ठीक है, एक रिपोर्ट आई है, हमें तो पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, राइट। चलो, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। तो अगर मैं बात करूं ये कौन लेकर आया है, ये यहाँ पर अप्रूव की गई है बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और यूनियन कैबिनेट ने पूरा का पूरा इसको किया होगा, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, चेयर किया है। अच्छा, अब ये क्यों लेकर आए हैं, ताकि यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस में इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दें और होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर स्पोर्ट्स के थ्रू प्रमोट की जाए। अब देखो, जब से हमारे यहाँ पर ओलंपिक्स वगैरह हुए हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रही है, इंडिया में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बहुत वेटेज देने लग गया है। पहले टाइम था यूपीएससी में ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन लास्ट ईयर से वो भी आने लग गए। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जाम सेट्स हो रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे हैं, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है, जो नई नई चीजें आ रही हैं, कि स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 साल भी इस पर से क्वेश्चन आएंगे, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगले 1-2 साल में जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके किसी भी तरह के छोटे या बड़े लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अब की फीचर्स और पिलर्स क्या है एनएसपी 2025 के। तो सबसे पहले तो एक्सीलेंस यहाँ पर देखी जाएगी ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रास रूट्स जो हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो एलीट स्पोर्ट्स गेम्स हैं, ठीक है, उसमें भी हम अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर पाए। अब आप बोलोगे एलीट स्पोर्ट प्रोग्राम्स क्या है यहाँ पर, तो देखो, आपको पता है हमारे पास में ना बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर कॉमन मैन नहीं आ पाता, क्योंकि वहां पर फी बहुत हाई होती है। अब एक क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट बहुत छोटा सा गेम है, ऐसा है कि हमारे यहाँ हर कोई खेलता है, बट फिर भी आप देखोगे क्रिकेट किट बहुत महंगी आती है। अब गोल्फ एक ऐसा गेम है जो कि केवल अमीरों का गेम रह गया है। तो ऐसे में अब हो सकता है ना कि कोई ग्रास रूट पर बच्चा है जिसके पास में प्रॉपर गोल्फ स्टिक नहीं है, बट वो बहुत अच्छा गोल्फ खेल सकता है। तो वो जो टैलेंट है
है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें ग्रास रूट को स्ट्रेंथन करना है ताकि हम इन लोगों को भी यहाँ पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में लेकर आ पाए। इसके बाद में कॉम्पिटिटिव लीग्स जो हैं उन्हें हमें डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अक्रॉस अर्बन और रूरल एरियाज वो यहाँ पर हमें डेवलप करना है। तो जो लीग्स वगैरह होती हैं वो इंडिया में आप देखते हैं बहुत अच्छे से नहीं होती हैं, वो सब करवानी है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है, कोचिंग, एथलीट सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो कोचेस होते हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो ऑलरेडी कहीं बाहर गए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत खेले, उनको यहाँ पर कोच बना देते हैं। उनको भी ना तो प्रॉपर चीजें दी गई, ना उनके टाइम पर उनको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड की गई। अब वो लोग हमारे कोच बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ना, कुछ तो गैप्स रहे। दूसरा, आप उन लोगों को भी फैसिलिटीज नहीं देते हो। अभी इंडियन वीमेन हॉकी टीम जो है क्या जीती थी लद्दाख में, ये आइस हॉकी स्पोर्ट्स होता है। तो उन लोगों ने बताया कि जब वो लोग आइस हॉकी खेल रहे थे तो उनके पास में जो इक्विपमेंट्स आ रहे थे, वो इक्विपमेंट्स पता है किसके साइड से आए थे, जो मेल हॉकी टीम ने, ठीक है, जो आइस हॉकी हुई थी मेल वाली, उन्होंने जिन इक्विपमेंट्स को छोड़ दिया था यूज करना, वो इक्विपमेंट्स उन्होंने कलेक्ट करे। फिर इनको यहाँ पर ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया गया, तो इन्होंने अपना खुद का ग्राउंड बनाया, जैसा भी उल्टा सीधा ग्राउंड बन पाया वैसा ग्राउंड बनाया, और तब कहीं जाकर ये लोग हमारे इंडिया के लिए डायरेक्टली एक मेडल लेकर आ पाए। तो क्या हम यहाँ पर सबसे पहले तो जेंडर पैरिटी नहीं लानी चाहिए। दूसरा, आप यहाँ पर स्पोर्ट्स को ऑन पेपर तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो स्ट्रेंथन करने की, बट एक ऐसी टीम जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, आप उनको प्रॉपर चीजें भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप पहले वर्ल्ड क्लास नहीं, इंडिया क्लास ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो फिर अगर हम बात करें, हमें यहाँ पर गवर्नेंस जो है हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का, उसको एनहांस करना है। स्पोर्ट्स साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इनका यूज प्रमोट करना है। ट्रेन करना है हमारे कोचेस को, टेक्निकल ऑफिशियल्स को और सपोर्ट स्टाफ को। ठीक है, अब स्पोर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें यूज करने हैं। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म को हम बूस्ट करें, इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में हो, जैसे 2036 का जो ओलंपिक्स है वो इंडिया में करने की बात है ना। अब दिल्ली में ये लोग करने के लिए बोल रहे हैं, और दिल्ली की सीएम बोल रही है कि दिल्ली तो रेडी है 2036 के स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक्स के लिए। दिल्ली अभी बारिश हो रही है, पूरा पानी भर जा रहा है पूरे रोड्स पर, ठीक है, दिल्ली में चलने तक की तो जगह बचती नहीं है जब बारिश हो रही है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल इवेंट के लिए रेडी है, और वो इंडियन कैपिटल है। सबसे बड़ी बात है ना कि हमारी कैपिटल है न्यू दिल्ली, और तब हमारा ये हाल है। तो सबसे पहले तो मतलब बड़ी बड़ी बातें ऑन पेपर बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये लोग, बट कहीं ना कहीं ग्राउंड पर काम काफी खराब हो रहा है। इसके बाद में स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए बोल रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए स्टार्टअप्स को इन द सेक्टर। आज के टाइम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही है ये, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, सीएसआर के थ्रू, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, और इनोवेटिव फंडिंग्स के थ्रू। एंड देन स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पर विमेन के इंक्लूजन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ट्राइबल्स के लिए, पर्संस विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। पैरालंपिक्स में जब इंडिया जाता है, और ओलंपिक्स में इंडिया जा रहा है, पैरालंपिक्स में ना हम हजारों मेडल्स लाते हैं, मतलब हमारे पास अभी तक 1000 मेडल्स होंगे, नहीं भी है तो भी हमारे पास ओलंपिक्स तो डेफिनेटली हर बार बहुत ज्यादा मेडल्स आते हैं। तो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो लोग यहाँ पर डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, कहीं ना कहीं हम उनको यहाँ पर उनका इंक्लूजन कर पाए और यहाँ पर उनकी ग्रोथ कर पाएंगे। इसके बाद में रिवाइटलाइज करने हैं इंडिजिनस और ट्रेडिशनल गेम्स को। तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स खेले जाते हैं जिनको अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर लोग नहीं जानते, तो हमें इन्हें भी रिवाइव करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स जो है लोग करियर ऑप्शन की तरह नहीं देखते। अब नाउ दिस गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, अपन देखते हैं मोहम्मद सिराज है वो डीएसपी बन चुके हैं। हम देखते हैं जब भी कोई ओलंपिक मेडल जीत कर स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं तो यू आर पुटिंग देम इनटू द गवर्नमेंट जॉब्स, जस्ट लाइक कि पुलिस की किसी ड्यूटी पर डाल दिया, एसपी, एएसपी, डीएम कुछ भी बना दिया। क्या ये करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए कि इनको स्पोर्ट्स में ही, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही चीजों में डाला जाए जहां पर इनका और अच्छा कंट्रीब्यूशन हो।
तो हमें ऐसी चीजें करनी है। तो करियर ऑप्शन हम डेफिनेटली बनाएंगे स्पोर्ट्स को, बट गवर्नमेंट को ना ये चीजें थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि यहाँ पर इसको एजुकेशन, वॉलंटियरिंग, डुअल करियर पाथवे से सारी चीजें प्रोवाइड करो, बट देन इंटीग्रेट स्पोर्ट्स एज अ करियर इन द स्पोर्ट्स फील्ड इटसेल्फ। ओके, फिर इसके बाद में ये बोल रहे हैं जो इंडियन डायस्पोरा है उसको एंगेज करना है थ्रू स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स। तो डायस्पोरा क्या होता है, जो बाहर लोग इंडिया से के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, अभी वो इंडियन रेजिडेंट्स थे, अभी इंडियन सिटीजन्स नहीं है, ठीक है, तो वो लोगों को हमें यहाँ पर एंगेज करना है। इसके बाद में स्पोर्ट्स एज पीपल्स मूवमेंट बोल रहे हैं, तो मास पार्टिसिपेशन, फिटनेस कल्चर, कैंपेन, कम्युनिटी इवेंट्स ये सब लेकर आने हैं। कुछ नंबर्स नहीं प्रोवाइड किए कि इतने टाइम तक हम ये टारगेट्स रखेंगे, चीजें ले आए हैं, पॉलिसी बना दी है, बट ठीक है, वो ऑन पेपर है, देखते हैं कब तक ये अच्छी होती है। यहाँ पर फिटनेस इंडाइसिस लेकर आएंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेस के लिए। हम लोग के टाइम पर तो जो गेम्स का पीरियड होता था, वो एग्जाम्स आने पर गेम्स का पीरियड भी नहीं बचता था, वो कोई और फैकल्टी पढ़ाने लग जाती थी, राइट। तो सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में जाना है या बैडमिंटन उसमें जाना है, लेकिन नहीं जाने देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं अपन को पढ़ना है, आज क्लास जो है दूसरे टीचर ने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद में इंटीग्रेशन विद एजुकेशन, तो यहाँ पर ये अलाइन कर रहे हैं इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में, तो स्पोर्ट्स को स्कूल करिकुलम में लेकर आएंगे। इसके बाद में स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एजुकेटर्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को, ताकि वो स्पोर्ट्स अवेयरनेस को प्रमोट करें। अब आती है बात स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने हैं, जैसे इन्होंने उसमें बनाया ना अभी हमारे क्या था ये जो अभी लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, ब्रजभूषण वाला जो था, तो वैसा कुछ करने का प्लान कर रहे हैं शायद ये लोग। चलो इस जोक्स साइड, प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट की बात हो रही है, तो इनोवेटिव फाइनेंसिंग और इंक्रीज करेंगे प्राइवेट पार्टिसिपेशन थ्रू ट्रिपल पी एंड CSR। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो यहाँ पर AI यूज करेंगे, डेटा एनालिटिक्स यूज करेंगे और अदर एमएलजी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करेंगे, ताकि परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर पाए और प्रोग्राम डिलीवरी यहाँ पर कर पाए। अब अगर आपको डाउट है कि भाई यहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसे काम आएगी, तो चक दे इंडिया मूवी जाकर देख लेना, थोड़ा समझ आ जाएगा, थोड़ा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा ऑफ कोर्स। चलो नेशनल मॉनिटरिंग, तो यहाँ पर एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाना है विद बेंचमार्क्स, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड टाइमलाइंस। एक मॉडल पॉलिसी हर एक स्टेट के लिए होनी चाहिए जो कि टेम्पलेट की तरह काम करे। अगर हम बात करें इंडिया में बेस्ट स्टेट कौन सा है, कुछ लोग बोलेंगे हरियाणा है, मैं बोलूंगी ओडिशा भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हरियाणा या यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है, उड़ीसा की गवर्नमेंट ही बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। हरियाणा क्या है कि वहां के ग्रास रूट लेवल पर लोग उससे बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। चलो इसके बाद में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ पर रखेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे स्पोर्ट्स प्रमोशन अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ओके, चलो अब विजन क्या है, इंडिया को यहाँ पर एक लीडिंग ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन बनाना है बाय 2036 ओलंपिक गेम्स। एक हंसी की बात बताऊं, ओलंपिक्स की ना अब कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज में जो रेलेवेंस है वो कम होती जा रही है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इसकी रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। तो अब अगर हमने बहुत अच्छे से इसको प्रमोट किया और यहाँ पर हम एक फ्लैग बेयरर बन गए कि नहीं, ओलंपिक गेम्स आज भी रेलेवेंट है और यहाँ पर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ओलंपिक गेम्स ना अभी तक जो हो रहे थे वो आपके मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज में ही हेल्ड हो रहे थे, ना कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे अभी आप देखोगे ना फ्रांस में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर आप देखोगे कि यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, बट इंडिया में या फिर ऐसी इंडिया जैसी अदर डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सिटीजन्स को एम्पावर करना है कि भाई यहाँ पर हेल्दियर, एंगेज्ड और स्किल्ड कम्युनिटीज जो हैं वो हम फॉस्टर करें थ्रू स्पोर्ट्स। चलो बहुत लंबा हो गया वाला न्यूज डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। रेल वन ऐप यहाँ पर लॉन्च हुआ है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पैसेंजर सर्विसेज, ठीक है, तो ऐप यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज मेरा पैन कुछ कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, देखती हूँ मैं कैसे मैनेज करते हैं। फिर यहाँ पर 40th फाउंडेशन डे मनाया गया है ऑफ सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्राइस, ठीक है, तो यहाँ पर 40th फाउंडेशन डे है, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रेल वन ऐप लॉन्च हुआ है। अगर हम बात करें किसने लॉन्च किया है, तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनके बारे में आपने काफी बार सुना ही होगा, ठीक है। चलिए की फीचर्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन करें, जितने भी पैसेंजर सर्विसेज हैं यहाँ पर उनको एक सिंगल यूजर फ्रेंडली ऐप में लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी यहाँ पर है अवेलेबल होगी एंड्रॉइड प्ले स्टोर एंड iOS प्ले ऐप स्टोर पर। सर्विसेज में यहाँ पर
अनरिजर्व यूटीएस टिकट बुकिंग जो है वो आप कर पाएंगे 3% डिस्काउंट के साथ में वाया आर वॉलेट। इसके अलावा लाइव ट्रेन ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, ई केटरिंग, पोर्टर बुकिंग एंड लास्ट माइल टैक्सी सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ई केटरिंग मतलब अगर आप खाना ऑर्डर करते हो फिर आपको जो भी नियर बाय स्टेशन होता है वहां पर वो लोग खाना डिलीवर कर देते हैं आपके पास में। सिंगल साइन ऑन विद एमपिन या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू आप कर सकते हैं, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग रेल कनेक्ट एंड यूटीएस क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि रिजर्व टिकट्स जो है वो आपकी आईआरसीटीसी के थ्रू ही बुक होंगी। रेल वन जो है वो ऑथोराइज होता है बाय आईआरसीटीसी, जैसे कि यहाँ पर अदर कमर्शियल पार्टनर एप्स है उसी की तरह। चलो, मॉडर्न पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अपग्रेडेड बाय दिसंबर 2025। तो कैपेबिलिटीज क्या होंगी, अजाइल है, यहाँ पर मूवमेंट्स वगैरह अच्छे से है, मतलब चीज फ्लेक्सिबल कुछ भी बोल सकते हो, मल्टीलिंगुअल है, स्केलेबल टू 10x करेंट लोड, जो अभी करेंटली यहाँ पर ये लोड ले पा रही है उससे 10 टाइम्स ज्यादा लोड ले सकती है। यहाँ पर 1.5 लाख टिकट बुकिंग्स जो है हैंडल हो सकती हैं एक बार में, और 40 लाख इंक्वायरीज पर मिनट। पहले क्या होता था, तत्काल में आप टिकट बुक करने गए, इतने में आपकी विंडो खुली, सारी चीजें हुई, इतने में टिकट बुक हो जाती थी और यहाँ पर सीट्स फिल हो जाती थी, राइट। तो अब वो चीज से आप कहीं ना कहीं बच पाओगे। एडवांस सीट चॉइस और फेयर कैलेंडर आपको मिलेगा। इसके अलावा इंक्लूसिव ऑप्शन यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए। विजन और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो रेल वन जो है वो इंडियन रेलवेज की कमिटमेंट टू एनहांस पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेटर करने की तरफ ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे मोदी जी का कोई ना कोई विजन रहता है, तो यहाँ पर एक और विजन आ गया है, विकास यात्रा, तो इसके लिए ये यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर सीईए और आईआईटी रुड़की जो है, इन्होंने सीईए मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और आईआईटी रुड़की दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है कि पावर सेक्टर रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इनको ये बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ से आपको वैसे क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, बस पूछ ले जाएगा कि भाई किसके साथ में, कौन से आईआईटी के साथ में, या फिर आईआईटी रुड़की ने किसके साथ में यहाँ पर ये एमओयू साइन करा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर इनके पर्सनल्स की एनहांस करने की कोशिश की जाएगी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कोलैबोरेटिव रिसर्च करवाई जाएगी यहाँ पर, तो ज्वाइंट स्टडीज होंगी, एड्रेसिंग क्रिटिकल पावर एंड एनर्जी चैलेंजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, डीकार्बोनाइजेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर न्यूट्रलिटी और जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क्स पर ये लोग काम करेंगे। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन अगेन वही लाइन है कि नेट जीरो एमिशन जो है हमारा 2070 तक उसके पास हमें पहुंचना है या फिर अर्लियर। ठीक है, एरियाज ऑफ कॉपरेशन देख लो क्या क्या है, हाइड्रो पावर एंड पंप्ड स्टोरेज, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी, एनर्जी स्टोरेज, बायोमास, को फायरिंग, जियोथर्मल एनर्जी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कि भाई यहाँ पर कितना हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ना अब आपके पास में ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एरिया ऑफ कॉपरेशन नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा। एमिशन इन्वेंट्रीज और पोल्यूशन एस्टिमेशन कितना है, यहाँ पर पोल्यूशन ये सब की भाई कितना पोल्यूशन कॉज हो सकता है। स्टैंडर्ड्स बनाएंगे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी रिसाइकलिंग, जो बैटरीज यूज हो रही हैं अब आपको पता है वो भी आपके लिए वेस्ट कर देते हैं, है ना, तो उस वेस्ट से बचने के लिए यहाँ पर हमें इनको रिसाइकल करना होगा, तो वो बहुत अच्छा है, ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा हो गया, मतलब ये काफी अच्छी चीज बोली गई है। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। अब एडिशनल प्रोविजंस हैं कि भाई यहाँ पर आप डेटा शेयर करोगे, रिसर्च आउटकम्स को शेयर करोगे, फैसिलिटीज जो हैं वो म्यूचुअल कंसर्न से हम यूज कर लेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स रहेंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई कोई भी अगर एसडीएम डीएम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके जो यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे
क्या पर्पस है? रिकॉग्नाइज करना है और प्रमोट करना है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय सिविल सर्वेंट्स, राइट? वही एसडीएम डीएम लोग जो होते हैं कि भाई इन्होंने गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या नए आइडियाज और कितने अच्छे आइडियाज ये लेकर आए हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अंडर 11 प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स, ये एक कैटेगरी है। दूसरी है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, और तीसरी है इनोवेशन फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो इनका वो क्या होता है कि भाई अगर कोई भी अच्छा नया मॉडल लेकर आए, कुछ अच्छा काम करा है किसी एक एसडीएम या डीएम ने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी इसको फॉलो करें, ठीक है? तो यहाँ पर सैचुरेशन अप्रोच की बात की गई है, गुड गवर्नेंस की बात की गई है, क्वालिटेटिव अचीवमेंट की बात की गई है। यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी गई है थ्रू टारगेटेड बेनिफिशियरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंस, कि आपने कितने अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट करा है। और यहाँ पर जो भी हमारे टारगेटेड बेनिफिशियरीज है, जिन लोगों को नहीं पता, जो डीसीज और एसडीएम डीएम होते हैं उनका मेन काम होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराए। अगर वही एक काम ये लोग अच्छे से कर लेंगे तो भी पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ये सुधार लेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन की बात हुई है, इनोवेशन की, रेप्लिकेशन की और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, कि भाई आपने कोई अच्छी प्रैक्टिस लेकर आओ, अच्छी कोई प्रैक्टिस चल रही है ऑलरेडी कहीं पर तो उसे आप रेप्लिकेट करो अपने यहाँ पर। इसके बाद में अवार्ड जो है, इसमें आपकी एक ट्रॉफी है, ठीक है, एक स्क्रॉल है और 20 लाख का इंसेंटिव मिलेगा फॉर विनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट है। कैटेगरी 1 में कि आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में कैसी डेवलपमेंट करी है, तो 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए यहाँ पर देखी गई है परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पर कैटेगरी 2 और 3 के लिए 2023 से 30 सितंबर 2025 तक देखी गई है। नॉमिनेशन और इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात की गई है कि अभी आपके जो नॉमिनेशन और रजिस्ट्रेशन है वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएंगे। जब आ जाए अवार्ड्स तो नाम याद कर लेना। एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईएलआई, तो यहाँ पर ये आपका जो आउटले प्रोवाइड किया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो मुझे इसी से लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रख लेना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं ओवर 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स, ठीक है? तो 3.5 करोड़ तक हम नई जॉब्स यहाँ पर अपनी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जनरेट करने की फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पर और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज के ऊपर। स्कीम का ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जॉब क्रिएशन एनहांस करना है, एम्प्लॉयबिलिटी को, और सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए सभी सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड कैसा भी हो। स्पेशल फोकस हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी कवरेज हो। बेसिकली ये चाहते क्या है कि लोग यहाँ पर ना एनरोल करें और एनरोल कर क्या हो कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आ जाएं। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर की फीचर्स की, तो की फीचर्स में हमारे पास क्या है, इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज। तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज जो है वो रजिस्टर करेंगे हम विद ईपीएफओ। 1 महीने का ईपीएफ वेज जो है हमारे 15,000 रुपए तक, वो हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एम्प्लॉइज की जो अर्निंग है वो यहाँ पर अप टू 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए। पेमेंट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आफ्टर 6 महीने ऑफ कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी आफ्टर 12 मंथ्स प्लस कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पेमेंट शेड्यूल रहेगी कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 6 महीने अगर आपका कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर 12 महीने और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हो। तो ये हमारे किसको मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स हमारे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को मिलते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर सेविंग कंपोनेंट की बात करें तो जो आपके इंसेंटिव है डिपॉजिट हो जाते हैं, एक पोर्शन इसका फिक्स डिपॉजिट में, और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा फिर, ठीक है? तो यहाँ पर 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट देगा। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए क्या इंसेंटिव्स हैं,
एम्प्लॉयर्स को बोला गया है कि अगर आप एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और स्पेशल फोकस किस पर है, मैन्युफैक्चरिंग पर, तो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी यहाँ पर 1 लाख रुपए पर मंथ तक है, उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी। मंथली इंसेंटिव्स पर एडिशनल एम्प्लॉय, हर एक नए एम्प्लॉय को ऐड करने पर यहाँ पर एटलीस्ट 6 महीने का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो 10,000 रुपए तक का अगर वेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो प्रपोर्शनल इंसेंटिव है अप टू 1,000 रुपीज। 10,001 से लेकर 20,000 रुपीज तक का वेज प्रोवाइड कर रहे हो तो 2,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का वेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो 3,000 रुपए पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर 2 साल है सभी सेक्टर्स के लिए, 3 से 4 साल तक बढ़ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। एम्प्लॉयर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर के पास में कम से कम बेसिकली यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 50 एम्प्लॉइज होने चाहिए और जो उन्होंने हायर करे एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑलरेडी कितने हैं, 49 एम्प्लॉइज तक होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 2 एडिशनल एम्प्लॉइज जो हैं वो आपको हायर करने होंगे। एम्प्लॉयर्स विद मोर देन 50 एम्प्लॉइज या फिर जितने 50 एम्प्लॉइज तक हैं अगर उनके पास में, तो इनको 5 एडिशनल एम्प्लॉइज को हायर करना होगा। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड जो है वो आपकी 2.6 करोड़ जॉब्स रहेगी। इंसेंटिव पेमेंट मैकेनिज्म क्या है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पेमेंट जो है वो यहाँ पर आपके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट्स में पहुंचेगी। सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा वर्कफोर्स का, यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा और फाइनेंशियल लिटरेसी और सेविंग हैबिट जो है वो प्रमोट की जाएगी नए एम्प्लॉइज में। ठीक है, समझ में आया ये क्या हो रहा है? देखो मैं एक और बार समझाती हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम ना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई लोग जो हैं अब वो अपने फॉर्मल सेक्टर में आ जाएं। फॉर्मल सेक्टर में अगर लोगों को लाना है तो एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर्स को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो हम बोल रहे हैं अगर आप ईपीएफओ के साथ में रजिस्टर कर लेते हो खुद को, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हो तो अगर आपको यहाँ पर 1 महीने में 15,000 रुपए तक का, ठीक है, वेजेस पे किए जा रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ तक आपकी इनकम है। तो ऐसे में पहली इंस्टॉलमेंट आपको 6 महीने आपकी कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट पर मिलेगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 12 महीने के बाद में प्लस कंप्लीशन जब आपका फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का हो जाएगा। पार्ट भी है हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए इंसेंटिव्स जो हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई एम्प्लॉयर्स जो है वो लोगों को लेकर आए, तो जिनके पास 50 से कम यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं वो 2 एडिशनल एम्प्लॉइज को हायर करो और यहाँ पर अगर 50 या 50 से ज्यादा है तो 5 एडिशनल एम्प्लॉइज को हायर करो, फिर हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना कितना पैसा देंगे वो सारा का सारा इस टेबल में है, इससे आप देख सकते हैं। चलो अब इंडिया की वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम की बात हो रही है जो कि अपग्रेड किया जा रहा है अंडर मिशन मौसम। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया का जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है वो सब्सटेंशियली एनहांस कर रहे हैं टू मीट ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड्स अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज मिशन मौसम। यहाँ हम ऑटोमेटेड वेदर सॉल्यूशंस लेकर आने की बात कर रहे हैं, डॉपलर रडार्स जो है उनको हम डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टारगेट फोरकास्ट कैटेगरीज प्रोवाइड की गई हैं। एक है लॉन्ग रेंज आपका फोरकास्ट जो कि 30 दिन तक करेगा, ठीक है, कि 30 दिन तक कैसा मौसम रहने वाला है, और शॉर्ट रेंज में भाई 3 दिन तक आपका किस तरह का मौसम रहेगा। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पर आपको ये बोलेंगे बारिश होगी तो डेफिनेटली बारिश नहीं होती, तो उसी के लिए यहाँ पर आपको बेटर स्टैंडर्ड्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पर नाउ कास्ट में क्या है कि भाई 3 घंटे में क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा। पहले ये 30 दिन का पता कर ले, फिर 3 दिन का, फिर 3 घंटे पर आ जाए। ठीक है, चलो। तो शिमला जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होस्ट कर रही है अभी करेंटली। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया का सबसे पुराना आईएमडी जो है वो कहाँ पर है, शिमला में है। तो यहाँ पर इसकी रीजनल हिस्ट्री रही है, अच्छा है ये काफी। पब्लिक इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशन की बात करें तो फोरकास्ट एक्यूरेसी जो है वो हाईली रिलायबल होगी इसमें, और जो लोग हैं वो मानसून प्रोन सिटीज जैसे कि मुंबई जो है वो एक्टिवली यहाँ पर आईएमडी की व्हाट्सएप अपडेट्स को यूज करते हैं ताकि अपनी डेली एक्टिविटीज को प्लान करें और फिर परेशान होते हैं। फिर यहाँ पर स्पेशलाइज्ड वेदर ऐप जो है वो फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए भी यूज होती है। ठीक है, जब मौसम एकदम खराब होगा ना और बारिश हो चुकी होगी तो मैसेज आएगा आपके फोन में
कि आज यहाँ इस एरिया में बहुत बारिश होने के चांस हैं, और फिर बारिश भी नहीं होती है। कल तो मेरे साथ सिमिलर चीज हुई है। चलो, एमपीडीए ऑर्गेनाइज कर रही है फर्स्ट नेशनल स्किल ओलंपियाड टू प्रमोट सी फूड वैल्यू एडिशन। सी फूड को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेंट ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एमपीडीए, अगर आप नबार्ड और एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन इस पर से तो आता ही आता है, ये बहुत फेवरेट सेक्टर बन चुका है। तो मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आती है, याद रखना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ग्रैंड फिनाले इनॉग्रल ऑफ नेशनल स्किल ओलंपियाड। ठीक है, किसके ऊपर है ये फोकस, सी फूड वैल्यू के ऊपर है। इवेंट जो है वो आपका सी फूड एक्सपो भारत 25 इन चेन्नई हुआ है। ठीक है, लोकेशन पूछ लेते हैं, सिटी पूछ लेते हैं कि कौन सी हो रही है, कहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू एडिशन करनी है सी फूड एक्सपोर्ट्स में, और एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी है। तो इंडिया से ना सी फूड की अगर हम बात करें तो अभी तो बहुत अच्छा हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स यहाँ पर इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, अब हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है, तो ऑफकोर्स हम काफी अच्छा सी फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी राउंड्स के बोल रहे, कोची विशाखापट्टनम यहाँ पर होल्ड हुए थे, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा यहाँ पर क्या क्या जाएगा कि भाई कौन सी स्किल्स यहाँ पर देखी गई हैं, तो क्वालिटी, हाइजीन, एग्जीक्यूशन और प्रेजेंटेशन। अब आप कहेंगे हाइजीन पर तो खाना बनता ही है ना, ऐसा हाइजीन तो मेंटेन करेंगे। इंडिया के मैक्सिमम जो वापस आती है ना चीजें खाने से रिलेटेड, आपकी सी फूड से या फूड प्रोसेस्ड, वो सब हाइजीन के चक्कर में आती है, तो हल्के में मत लेना। फाइनल रिजल्ट्स देख लो कौन है, तो थानसीर के आर आबाद फूड्स मलीपुरम केरला, इनको मिला है फर्स्ट प्राइज, तो 1 लाख रुपए इनको मिले हैं। बाला मुरुगम फर्स्ट इध्याम फ्रोजन फूड्स को यहाँ पर तमिलनाडु से है, ये 75,000 रुपीज मिले हैं। स्टेट्स और नाम याद रख लेना, संध्या रानी पाला पार्थी कोस्टल कॉर्पोरेशन काकीनंडा आपका आंध्र प्रदेश में है, इनको 50,000 रुपए मिले हैं, थर्ड प्लेस पर है। डी अनीता संध्या एक्वा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड काकीनंदा अगेन, तो यहाँ पर ये भी आंध्र प्रदेश से हुई, तो 25,000 रुपए इनको मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मेडल, सर्टिफिकेट और पैसे मिले हैं। रिमार्क्स की अगर हम बात करें तो इस इनिशिएटिव को काफी ज्यादा यहाँ पर प्रमोट किया गया है, यहाँ पर इसकी तारीफ की गई है। आज के लिए बस इतनी ही न्यूज है, अब हमारी मुलाकात होगी कल, और कल हम फिर से काफी अच्छे से न्यूज पढ़ेंगे। आज लेक्चर में थोड़ी सी देरी हो गई थी, आधे घंटे की, 15 मिनट की हुई थी एक्चुअली, तो 15 से 20 मिनट का आज लेट हो गया था। कल से अपने टाइम पर करेंगे 8:30 से। ओके, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आरपीए एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना भी मत भूलना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और प्ले स्टोर पर जाकर आरपीए एकेडमी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो करंट अफेयर्स का एकदम अच्छा इनिशिएटिव जिसमें कि आपको मैगजीन्स वगैरह सब मिल जाए, तो आप आरपीए एकेडमी पर जाओगे, वहां पर हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, उसे भी आप परचेज कर सकते हो।